हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकंड यूनिट रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वही कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये सब चीज़ें ही हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। अब आप यहाँ पे अपनी डेफिनेशन देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की। Requirements engineering refers to the process of defining, documenting and maintaining requirements in the engineering design process, right? तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक कस्टमर आया, उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, तो वो आपको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, उसको अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, उसको फिर आप अच्छे से डिफाइन करेगा वो आपको, फिर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर उसको मेंटेन करेंगे, राइट। मेंटेन यानी कि आप उसमें आगे चल के अपने अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग दोनों मिलकर एक पैक्ट पर आएंगे कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स हो गई, ठीक है, फाइनल है, अब ऐसा ही मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप करके मुझे दे दीजिए। ये सब काम होता है आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आप एग्जांपल लेकर चलो, अगर आप घर बनवा रहे हो या फिर आप कपड़े सिलवाने गए हो सपोज, ठीक है, तो आप उसके पास जाओगे, आप उसको बताओगे टेलर को, जो आपका डिजाइनर है, कि आप मेरे को इस कलर का कपड़ा चाहिए, इस फैब्रिक का होना चाहिए और उसमें ऐसा डिजाइन होना चाहिए, फ्लोरल प्रिंट हो या फिर प्लेन हो, ये सब आप उसको बताने वाले। फिर आप उसको बताएंगे कि आपको किस तरीके का अटायर अपना, है ना, स्टिच करवाना है। अब लड़के जो होंगे वो कुछ भी शर्ट शर्ट करवा लो, पैंट करवा लो, और अपना क्या पहनते हैं लड़के, कुर्ता पजामा, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो सब करवा लो। लड़कियां अपना लहंगा, सूट, शर्ट पैंट, फॉर्मल इनफॉर्मल जो चाहे वो करवा लो। फिर आप उसको आगे चल के ये भी बताओगे कि मेरे को पार्टी वियर चाहिए, वेडिंग वियर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर बनते हैं चीजें, ठीक है। आप अच्छे से डिफाइन करोगे कि कितना मेजरमेंट वगैरह ले लाके आप उसको ढंग से बताओगे, राइट। फिर उसके बाद आपने अपने एंड से सारा काम कर दिया, आपने उन्हें बता दिया कि मुझे ये चीजें चाहिए मेरे अटायर में। फिर क्योंकि वो ये काम कब से कर रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो जहां पर भी कुछ कमी उनको लगेगी तो वो आपको तभी बता देंगे कि नहीं, आप इस तरीके का ना करवा करके इस तरीके का करवा लो, इस लहंगे के साथ ये दुपट्टा ज्यादा अच्छा लगेगा, आप इसे करवा लो, इस शेरवानी के साथ ये वाली ज्यादा ब्रोच या फिर जैकेट अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से वो आपको बता देते हैं, राइट। तो यही होता है पूरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, ठीक। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देख लीजिए। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स द एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर डिजायर्स, है ना। आप अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पे, आप पहले कस्टमर को बोलने देते हैं कि पहले आप बोल लीजिए, सब कुछ निकलवा लो उससे। ऐसा होता है कभी कभी, कस्टमर भी भूल जाता है कि क्या क्या उसे बनवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग आप भी आइडियाज दे सकते हैं। then analyzing the need and accessing feasibility, negotiating a reasonable solution, specifying the solution clearly, validating the specification and managing the requirements as they are transformed into our working system। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या क्या करते हैं सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले आप कस्टमर के जो डिजायर्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे कि वो चाहते क्या है, बेसिकली उनकी नीड क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग बताते हैं कि मुझे कुछ ऐसा सा बनवाना है, एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं, बस वो बताते हैं मुझे कुछ ऐसा सा बनवाना है, तो आप उनकी नीड को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन है आपको फिजिबिलिटी जानेंगे कि ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं आप कर सकते, राइट। तो जो कस्टमर है वो तो कुछ भी आकर के आपको बता देगा, बट एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, आप उनको बताएंगे कि नहीं सर ये नहीं हो सकता है, आप इसकी जगह पर ये कर लीजिए या फिर इसकी जगह पर आप ये कर लीजिए, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, राइट। तो आप फिजिबिलिटी का काम करते हैं। नेगोशिएटिंग अ रीजनेबल सोल्यूशन, अब उन्होंने अपने एंड से बता दिया, आपने अपने एंड से बता दिया, फिर उसके बाद आप दोनों ही एक ऐसे पैक्ट पर आएंगे कि हाँ चलो ठीक है, आपने अपनी तरफ से बताया, उन्होंने अपनी तरफ से बताया, अब आप दोनों एक रीजनेबल सोल्यूशन पे आएंगे कि ये प्रॉपर हम बनवाना चाहते हैं। देन स्पेसिफाइंग द सोल्यूशन क्लियरली, अब आप एक प्रॉपर तरीके का डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये अब लास्ट है, फाइनल है। देन वैलिडेटिंग द स्पेसिफिकेशन एंड मैनेजिंग रिक्वायरमेंट एज दे आर ट्रांसफॉर्म टू अ वर्किंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जितना भी आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या फिर एनालिसिस में जितना भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब इनमें लिख दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से इसी तरीके से याद रखिएगा, तो आपको ना पेपर में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले आप कस्टमर डिजायर्स, राइट, ये जो कुछ वर्ड्स है ना, आप इनको एज इट इज याद कर लेंगे तो उसको डिफाइन तो आप आराम से कर सकते हैं। देन एनालाइजिंग द नीड, नीड के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिजिबिलिटी, उन्होंने तो बोल दिया, आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं, राइट। तो जो नीड होती है ये बेसिकली कस्टमर की होती है और जो फिजिबिलिटी होगी वो आपकी होगी, है ना।
फिर उसके बाद आप एक रीजनेबल सोल्यूशन पे आएंगे, एट द एंड आप एक रीजनेबल सोल्यूशन पे आएंगे। फिर उसके बाद आप उस सोल्यूशन को क्लियर करेंगे, एकदम से क्लियर चीज है जो। फिर उसके बाद आप वैलिडेटिंग द स्पेसिफिकेशन, जो जो स्पेसिफिकेशन है आप उन सबको बताएंगे कि हाँ ये चीजें हैं, ये डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। तो जितने भी ये 7 आपके स्टेप्स हैं, आप इनको ढंग से याद कर लेंगे तो फिर आपका जितना भी रिक्वायरमेंट वाला यूनिट है ना, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 7 चीजें हैं जो आप आराम से पढ़ लेना, याद कर लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये जो पूरा रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी सबसे पहले मैंने आपको बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो प्रैक्टिकल है या नहीं, राइट। उस पर हम काम कर सकते हैं या नहीं एट द इनिशियल स्टेज पे, राइट। अगर कोई कस्टमर आया, उसने बताया मुझे ये बनवाना है, तो आप उसको चेक करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर ये बनवाना चाहते हैं वो बन पाएगा या नहीं, टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, लीगली फिजिबल है या नहीं, राइट। यानी कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो इलीगल है, जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा हो, तो उसको आप नहीं बनाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी में आप यही पढ़ते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने लायक है या नहीं, साफ सीधी बात यही है। फिजिबिलिटी स्टडी में आप ये पढ़ते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिबल है या नहीं, उसको हम बना सकते हैं या नहीं, या फिर वो बस किसी का दिमाग का खेल है और पर हम उसको बना नहीं सकते। टेक्निकल चेक करेंगे कि इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम कर सकते हैं या नहीं। लीगल चेक करेंगे कि इसमें कुछ इलीगल काम तो ये करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, राइट। पॉलिटिकल फिजिबिलिटी करेंगे, यानी कि कहीं इससे कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस ना आ जाए। रिसोर्स फिजिबिलिटी करेंगे कि जितने इसमें जो चीजें मांग रहा है वो रिसोर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, राइट। कॉस्ट की फिजिबिलिटी करेंगे कि क्या ये हम जो काम बोल रहे हैं वो बना सकते हैं या नहीं, उसमें जितना पैसा ये बता रहे हैं हम उससे कम लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। ये सब आप फिजिबिलिटी स्टडी में ही कर लेते हैं एट द इनिशियल स्टेप ही, राइट। क्योंकि अच्छी बात है ना कि नीचे नहीं जाना पड़ेगा। अगर ज्यादा नीचे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा ये काम इलीगल है, तो फिर तो जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसलिए विजिबिलिटी स्टडी में आप हर एक पहलू चेक कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर का कि ये बन सकता है या नहीं, इसमें कुछ इलीगल काम तो नहीं, ये कल्चरल फिजिबल है या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो इंडिया है कितनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको चेक करेंगे। सब तरीके से आपको उसको चेक करना होगा, देन आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। देन आपका सेकंड है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। एलिसिटेशन में आप समझिए कि इसमें एलिसिटेशन में आप जनरली क्या करते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है ना उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। आप इसको रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी कह सकते हैं और रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कह सकते हैं। व्हाट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कह सकते हैं। जनरली इसमें क्या होता है कि जो आपके यूजर्स हैं, आपके कस्टमर ने आपको बता दिया मुझे ये बनवाना है, आप उस कस्टमर से जानेंगे कि सारी बातें उससे निकलवाएंगे, इसको क्या बनवाना है। फिर यूजर से पूछेंगे जो उसको यूज करने वाले हैं कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर में, राइट। जो जिन लोगों ने यूज कर रखा है या जो यूज करना चाहते हैं वही तो ढंग से बता पाएंगे कि उनको क्या क्या चाहिए, तो आप वो करेंगे। राइट, स्टेक होल्डर से पूछेंगे। और यानी कि आप इसमें इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम इसमें डाल सकते हैं, राइट। आप हर किसी से पूछेंगे जो उसको यूज करने वाले हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो काम कर रहे हैं आपके साथ, जो डेवलपर्स हैं, आपकी जो टीम है, आप उनसे सजेशंस लेंगे कि हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसको SRS भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट में डाल दिया जाता है, तो इसको आप कहेंगे डॉक्यूमेंट फेज। यहाँ पे आपका जो काम है वो डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में आ गया। आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, प्रैक्टिकली आपने सोच लिया कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बन सकता है, फिर आपने सारी रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया, अब आप उसको डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं। तो यही होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। अब आप इसमें चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक तरीके से बन रहा है या नहीं, है ना। आप उसको रिव्यू करते रहते हैं एट द इनिशियल स्टेज ही। जैसे आप उसको डॉक्यूमेंट में डाल रहे हैं ना, तो उसमें प्रोसेस डालते हैं कि उसमें क्या क्या डालने वाले, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो वहीं पर ही आप उसको वैलिडेट करें कि ये चीजें बन रही हैं ठीक से या नहीं बन रही। जो कस्टमर है उससे आकर के पूछो डॉक्यूमेंटेशन फेज में ही कि देखना ये सही है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं। आपके जो यूजर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं आप, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप पूछते हैं। तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में सब यही काम होता है कि क्या ये सही बन रहा है या नहीं।
इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ और तो ऐड नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दिस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, अब आप इसमें उसको मैनेज कर रहे हैं, राइट, कि इसमें सारी चीज़ें ठीक तरीके से हैं या नहीं, आगे पीछे तो नहीं चली गई, कुछ चीज़ें जो पहले बननी चाहिए वो लास्ट में तो नहीं बन रही, जो लास्ट में बन रही है कहीं पहले तो नहीं बनना था, ये सारी चीज़ें आप इसमें करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको इसमें आप चेकिंग करते हैं वैलिडेशन में, तो ये मैंने छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख दिए हैं, और यहाँ पे मैनेजमेंट यानी कि उनको ऑर्डर्स में लगाना, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑर्डर में लगाना, मैनेज करना चीज़ों को, ये सारी चीज़ें। तो आप अभी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। देन आपका ये एक डायग्राम है, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी, ये डायग्राम प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, इसको ढंग से देख लीजिए, इसको बना करके आना है अगर आपको रिक्वायरमेंट वाले में आ जाए कि रिक्वायरमेंट के प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी कि ये किस किस काम में फिजिबल है या नहीं, राइट, लीगली फिजिबल है या नहीं, और रिसोर्स फिजिबिलिटी है या नहीं, इसका रेवेन्यू फिजिबिलिटी है या नहीं, कॉस्ट फिजिबिलिटी है या नहीं, ये सारी चीजें आपकी इसमें आएंगी, टेक्निकल फिजिबिलिटी है या नहीं, वो आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बनेगी। देन आपका रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, एलिसिटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये होगा, फिर है आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन है आपका रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो ये सब चीजें होती गई, फिर ये ऊपर गया रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस के बाद, फिर ये यहाँ पर आया सिस्टम मॉडल, राइट। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप प्रोटोटाइप बना लीजिए, है ना, अपना कि ये इस तरीके से काम करेगा। प्रोटोटाइप से भी लोग जानते हैं ना कि आपका जो छोटा सा मॉडल, छोटे स्केल पर बना हुआ मॉडल आपके सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप कहलाता है, राइट। आप सिमुलेशन कर सकते हैं, तो आप उसका प्रोटोटाइप बना के देखेंगे, ये सिस्टम मॉडल्स में आ जाता है। फिर उसके बाद आपका यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, आपने अपना प्रोटोटाइप बनाया, फिर आप उसके बुलाएंगे अपने कस्टमर को कि देखना कि ये सही है या नहीं, यूजर से पूछेंगे देखो ये सही है या नहीं, इसी के ऊपर हमें काम करना है, मतलब कि ऐसा ही बनवाना है। फिर आपका आता है रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट। अब पूरा तरीके से आपका डॉक्यूमेंट तैयार है, अब इसके ऊपर असली काम होगा और आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, ठीक है। ये आपका मैंने सब कुछ बता दिया रिक्वायरमेंट प्रोसेस में जो जो भी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप, राइट, इट इज व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड एंड द वर्क दैट मस्ट बी डन टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप में क्या होता है कि आपको जो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, आपका जो गोल है वो क्या है, आप इसमें वो रिटर्न करने वाले होते हैं, राइट। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप समझ आया, इसमें आपको वो स्टेटमेंट देनी होती है कि जो सिस्टम है उसका स्कोप क्या है, क्या करेगा, हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो कुछ तो काम होगा उसका, तो वो करेगा क्या, उसमें वो स्टेटमेंट डाली जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू पिन डाउन द स्कोप अर्ली इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एज इट कैन ग्रेटली इम्पैक्ट द शेड्यूल और कॉस्ट और बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट डाउन द ट्रैक। बिल्कुल सही बात है कि जब आप उसका स्कोप पहले ही लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका कितना इम्पैक्ट करने वाला है लोगों पर, राइट। तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उस पर टाइम कितना इन्वेस्ट होना चाहिए, और वो कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन पे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए क्योंकि वो अच्छे बनने चाहिए ना, क्योंकि वो उन पे ज़्यादा पैसा लगना चाहिए। और कुछ होते हैं जो इतने ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, वो कुछ लोगों को इम्पैक्ट करेंगे, तो अगर वो थोड़े से ना, थोड़े से अगर वो उन पे कॉस्ट कम लगे, उन पे टाइम कम लगे, अच्छे डेवलपर्स कम लगे, तो चल जाएगा एक बार को। पर लेकिन जो अच्छे वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनको आगे चल के बहुत सारे लोगों में बंटना है, तो वो अच्छा वाला बनना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप में यही होता है, आप यहाँ पे जो आपका स्कोप है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एट द एंड ऑफ द क्या करेगा, गोल क्या है आपके सॉफ्टवेयर का, वो आप यहाँ पर पे राइट कर रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप समझ आ गया, ठीक है। फिर आपका रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट एक प्रोसेस होता है, इट इज अ जनरल अप्रोच ऑफ एडिंग डिटेल्स और मेकिंग सम डिजायरेबल मॉडिफिकेशन टू अ सॉफ्टवेयर डिजाइन। अ फॉर्मल रिफाइनमेंट मेथड कैन फर्दर एंश्योर सर्टेन डिजाइन प्रॉपर्टीज। तो रिफाइनमेंट जैसे इसका नाम ही बता रहा है, आपका जो है कुछ बना लिया आपने, ठीक है, एक आपने डॉक्यूमेंट बना दिया एसआरएस का, और फिर आप उसमें अलग अलग लोगों से चेक करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने बना लिया बस ठीक है भैया मैं खुश हूँ सब खुश हो गए, नहीं, सबसे चेक करवाना होता है। फिर उसके बाद जो उसमें आप चीजें ऐड करते हैं उसको रिफाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए कि ये चेयर बना दिया है यहाँ पे, फिर जो टीचर है इनको बता रही हैं कि आप इस चेयर को क्या कर सकते हैं कि ये इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए या इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, इसको पूरी बेंच बना दीजिए या फिर इसको कंप्लीट चेयर ही बना दीजिए, बीच का कुछ बना कर रख दिया है, तो इसको बोलते हैं रिफाइनमेंट। उसमें डिटेल्स को ऐड करना या कुछ माइनस करना, उसको मॉडिफाई करना इज नोन एज द रिफाइनमेंट, राइट। देन है आपका रिव्यू, रिव्यू यानी कि वही
देखना कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, सही है या नहीं, गलत है या नहीं। इट इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय वन और मोर पीपल विद द मेन एम ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स अर्ली इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। रिव्यू आर यूज्ड टू वेरीफाई फॉर डॉक्यूमेंट सच एज रिक्वायरमेंट सिस्टम, डिजाइन कोड, टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस, राइट। तो ये रिव्यू गाइडलाइंस है, ये 2 या 2 से लोग यहाँ पर बैठे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारा जो हमने जो रिव्यू बनाया है, जो सिस्टम बनाया है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो हमने किया है वो सही है या नहीं, उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है। सब साथ में बैठ के बताते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ये गलत है, ये सही है। इस तरीके को आप बोलते हैं रिव्यू करना, राइट। मैंने आपका मेथड ऑफ परफॉर्मिंग रिक्वायरमेंट रिव्यू, टीम कंसल्टेशन, ये आप रिव्यू में भी कर सकते हैं और ये आप रिफाइनमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रिफाइनमेंट भी लिख दीजिए, ये दोनों ही प्रोसेस में हेल्पफुल होगा। टीम कंसल्टेशन, जो आपकी टीम है आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई देखो ये सही है नहीं, इसमें हम एरर तो नहीं है कुछ, इसमें हम कुछ ऐड तो नहीं कर सकते जिससे ये और बेटर हो जाए, राइट। अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स रिक्वायरमेंट, आप यूजर की रिक्वायरमेंट अच्छे से समझिए, है ना। आप यूजर से कांटेक्ट में रहिए, उनसे पूछिए कि सर क्या हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं, या हो सकता है सर ये थोड़ा सा वल्गर लगे तो आप इसको रहने दो, हम कुछ और ऐड कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। फाइंडिंग मेजर्स टू सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएंगी उसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर खुद से ऐसा सोचना कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रॉब्लम्स को फाइंड करना। ये सब आपके रिक्वायरमेंट रिव्यू या फिर रिफाइनमेंट के प्रोसेसेस होते हैं जिनसे आप उनको कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पर आपका एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, आपके पास कोई आया कस्टमर, उसने आपको बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइजिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग अबाउट अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड और व्हाट मस्ट बी डन। ठीक है, एनालाइजिंग में आप क्या करते हैं, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप बैठेंगे उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, असल में ये लोग चाहते क्या है, राइट। फिर उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि ये लोग चाहते क्या है तो अब इसमें करना क्या है, तो ये क्या होता है एनालिसिस करना, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम करना। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास एक प्रॉब्लम है, ये सब लोग सोच रहे हैं, सभी सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ टर्म्स लिखिए, इन्हें आप पढ़ लीजिए। एन एनालिसिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, नीड्स ऑफ द यूजर, रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, राइट। तो इसमें आप यही करते हैं एनालिसिस में कि जो प्रॉब्लम है वो रियल वर्ल्ड में कैसी है, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं, जो यूजर है उसकी जरूरतें क्या है और इसका फिर सॉल्यूशंस क्या है। इट हेल्प्स यू टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम बिफोर द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड। जब तक आप प्रॉब्लम को ही नहीं जानोगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही नहीं, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं, सबकी रियल लाइफ के लिए भी होता है कि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझने की, उसको जानने की पूरी कोशिश करो। कुछ लोग होते हैं जिनको डर लगता है ना, किसी भी चीज से लगता है, तो उस डर को जानने की कोशिश करिए कि ये डर मुझे लगता क्यों है, उससे दूर मत भागिए। ये मत कहिए कि मुझे इस चीज से डर लगता है तो मैं इसके पास ही नहीं जाऊंगा, नो नॉट लाइक दैट। आप उसको जानो कि मुझे डर लगता क्यों है, ऐसा इसमें क्या है, राइट। फिर उसको जानने के बाद उसके सोल्यूशन पर आइए। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को जानना सीखिए। ओके, अपने रियल लाइफ में भी, अपने पढ़ाई में भी, हर चीज में जानने की कोशिश करो कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्यों है, फिर उसके सोल्यूशन को फाइंड करो और सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द रूट केस ऑफ द प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम आस्क द पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, राइट। जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, समझिए आप जो सॉफ्टवेयर है वो किसी ऑडियंस को टारगेट करके बना रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इन लोगों के लिए होगा, तो आप उस एज ग्रुप से बात कर सकते हैं। सपोज आप कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, कोई एजुकेशनल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें आप समझिए आप 10th और 12th वाले बच्चों की, या फिर 10th से 12th वाले बच्चों के लिए आप लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन बच्चों से डायरेक्टली जा करके पूछिए कि आपको कैसा सिस्टम चाहिए, है ना। एक ऐसा ऐप, किस तरीके का ऐप आप लेना पसंद करेंगे जिसमें टेक्स्ट हो, जिसमें वीडियोस हो, जिसमें डायग्राम्स हो, जिसमें हैंड रिटन नोट्स हो, किस तरीके का आप लेना चाहेंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं, जैसे जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए फिजिक्स थोड़ी सी टफ होती है, मैथ होती है, मतलब अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। ये 3 चीजें तो ऐसी हैं जो जरूरी ही हैं। एक केमिस्ट्री होती है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, राइट। ये 3 चीजें हैं सब्जेक्ट में जो जरूरी होते हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए अकाउंट्स ज्यादा हार्ड होती है, राइट। तो ये सब चीजें जानकर ही आप एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पर कि सब लोगों के लिए वो फायदेमंद हो, ना कि सिर्फ यूजर की जाने।
आप मतलब कि कस्टमर की, जो यूजर हैं आप उनके बारे में भी जानिए। ठीक है, कस्टमर ने आया, उसने बताया कि मेरे को 10वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एक ऐप बनवाना है जो एजुकेशनल ऐप होगा आप वो बना दो। पर आप जब तक उन लोगों से नहीं पूछेंगे जिनके लिए बन रहा है, तो आपको नहीं समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, किसका सोल्यूशन आप देना चाहते हैं। वो आप लोगों को बताएंगे कि नहीं सर, वीडियो से ज्यादा समझ आता है, टेक्स्ट से समझ नहीं आता, हैंड रिटन नोट से भी समझ आ जाता है, तो आप इस तरीके का कुछ कंटेंट हमको प्रोवाइड करवाइए। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तब आती है आपकी एक्चुअल चीज, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, दैट इज SRS और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है आपका लक खराब हो तो ना भी आए, तो ये पूरा यूनिट ढंग से पढ़ करके जाना, इस पर भी ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इसमें भी जो चीजें हैं ना, वो आपका लगभग लगभग पूरा यूनिट ही कंप्लीट करवा देती हैं। तो उससे पहले, डॉक्यूमेंट यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। सबसे पहली बात, ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। व्हाट इट इज अ डॉक्यूमेंट, जो कि आपके रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। इसमें जो भी चीजें लिखी हुई होती हैं, वो आपके जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी एक लिस्ट में डाउन होती हैं। ठीक है ना। तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, वो एक आपका डॉक्यूमेंट है, सबसे पहली बात। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, राइट, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो क्या काम करेगा, उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, राइट। देन है आपका, ओके, बस यही 3-4 चीजें होती हैं जो इसमें होती हैं, और ये भी बहुत कुछ बता जाती हैं। ये 3-4 चीजें बस ब्रॉडली आपको लग रही हैं, पर लेकिन जब आप उनको एक्चुअली में लिखते हैं तो ये बहुत सारी हो जाती हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर सिर्फ एक काम नहीं करता है ना, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंगली। यानी आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? These are the requirement that the end user specifically demands as basic facilities that the system should offer. जनरली फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं, वो होती हैं जो सॉफ्टवेयर में एक्चुअली हो रहा है, काम जो होता है सॉफ्टवेयर में, राइट। कोई गेमिंग का है, तो उसमें गेमिंग जो है ना, उसमें गेम जो आप खेल रहे हैं, कोई जैसे सबवे सफर है, जो भी कोई है, उसमें आप रनिंग करेंगे, ये उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? उसकी सिक्योरिटी, उसकी फिजिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी। ओके, आप उस सॉफ्टवेयर पे कितना रिलाय कर सकते हैं, राइट, उसकी सही होने की कितनी गारंटी है, ये होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसकी सिक्योरिटी कितनी है, आप उसमें जितने भी डेटा डालेंगे, राइट। समझिए व्हाट्सएप जो है वो एक चैटिंग का ऐप है, राइट, पर लेकिन वो हो गया उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि वो एक चैटिंग का ऐप है, पर वो कितना सिक्योर है, वो कितना फ्लेक्सिबल है, वो कितना रिलायबल है, वो उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो जो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, जो आपका SRS होता है, उसमें आपके सॉफ्टवेयर का बिहेवियर होता है सबसे पहले, कि हम जो डेवलप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या करेगा, वो काम क्या है उसका। फिर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहता है यूजर हमसे, हमें किस तरीके का ऐप बनाना है, चैटिंग का बनाना है, गेमिंग का बनाना है, कुकिंग का बनाना है, एजुकेशन का बनाना है, क्या बनाना है। फिर उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो चाहता क्या है कि उसको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए या बहुत कम चाहिए। जहाँ पे आपका पर्सनल डेटा जाता है व्हाट्सएप जैसा, वहां पे आपको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, पर जहाँ पे आपका पर्सनल डेटा नहीं जाता, गेमिंग वगैरह, उसमें आप इतना पर्सनल डेटा नहीं डालते, वहां पे आपको सिक्योरिटी थोड़ी लेस भी होगी, चलेगा। फ्लेक्सिबल कितना होना चाहिए अकॉर्डिंगली, जैसे कि कुकिंग का कोई चैनल होगा, तो कभी आप साउथ इंडियन पूछ रहे हैं, कभी आप नॉर्थ इंडियन पूछ रहे हैं, तो वो फ्लेक्सिबल चेंज करना चाहता है। रिलाई कितना कर सकते हैं? कोई कैलकुलेशन का ऐप है, कोई एजुकेशन का ऐप है, जिससे कि आप वहां से कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो सही है या नहीं, भी रिलाय आप कितना कर सकते हैं, राइट। परफॉर्मेंस और रीयूजेबिलिटी कैसी है उसकी, ये सब चीजें आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पर आ जाती है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट का एक पूरा SRS है, ये इसके फोन में दिख नहीं रहा, ठीक है। हाँ, तो ये जितना भी रिक्वायरमेंट्स है वो है, ये इसके अकॉर्डिंग अपनी कार को, ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है कि जो आपका SRS है, उसको देख करके आपका सॉफ्टवेयर जनरली डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल के बीच में डिफरेंस है। व्हाट द सिस्टम शुड डू, इसमें हम क्या करते हैं फंक्शनल में कि सिस्टम करेगा क्या, ये इसके एट्रीब्यूट्स बताता है कि वो सिक्योर है या नहीं, ये सारी उसके एट्रीब्यूट्स तो हो गए। कवर्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ गुड यूजर एक्सपीरियंस, राइट। उसके जितने भी सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस है वो फंक्शनल में आते हैं, है ना। पर लेकिन जो यूजर है वो उस चीज से कितना खुश है, सिक्योरिटी होगी जब तो आपका यूजर खुश होगा, रीयूजेबिलिटी होगी जब तो खुश होगा, रिलायबल होगा जब तो खुश होगा आपका यूजर, तो आपका नॉन फंक्शनल में आएगा। दे आर टेस्टेड फर्स्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबसे पहले टेस्ट करी जाती है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो सिक्योर है या नहीं उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा,
राइट। आपका जो सिस्टम का जो काम है, जो फंक्शंस हैं, वो तो ठीक से काम करें, तभी तो आप उसको चेक करेंगे आगे चल के कि सिक्योर है या नहीं। ये आपका आराम से इजी टू स्पेसिफाई होता है और ये डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई होता है, राइट। ये बिजनेस रूल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो गए, डेटा मैनेजमेंट वगैरह हो गया। ये आपका एग्जांपल है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के, बिजनेस के रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, डेटा मैनेजमेंट, और आपका नॉन फंक्शनल के अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कैपेसिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये जो आपका डिफरेंस है, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, पेपर में आए तो लिख देना, नहीं आए तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम्हारे दिमाग में रहेगा, और तुम्हारा बैड लग भी कि तुम्हारे पेपर में ये नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है आपके एसआरएस की। ये जो 3-4 पॉइंट्स है ना, प्लीज इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। एसआरएस आता है तो इनको डाल दोगे तो पूरा पेपर जो है आपका, इसमें एसआरएस में पूरे नंबर मिल जाएंगे। इट इज अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट नीड टू बी फुलफिल फॉर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। वही है, आप इसमें ना बार बार वही चीजें बताएंगे कि ये इसमें डिस्क्रिप्शन होता है आपके रिक्वायरमेंट्स का, स्पेसिफिकेशन होता है आपके रिक्वायरमेंट्स का, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा वाला बने। ठीक है। The interaction between different customers and contractors is done because it is necessary to fully understand the needs of the customer, right? अब देखिए, आपका जो एसआरएस है वो जब बनता है तो उसमें जो कस्टमर है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, उन दोनों के बीच में अच्छा वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो आपका सिस्टम नहीं बनेगा जैसा कि कस्टमर चाहता है। ठीक है, तो आपको कस्टमर से अच्छे से बात करना आना चाहिए। अब देखिए, ये एसआरएस जो है वो बनता कैसे, सबसे पहले आपको जानना होता है पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है? कुछ भी चीज को बनाने से पहले, किसी भी चीज को लिखने से पहले, आप सबसे पहले यही जानना चाहते हैं हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। इसका पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अपनी जिंदगी में भी इस चीज को फॉलो करना, किसी काम को करने जा रहे हो ना, सबसे पहले पूछ लेना हम कर क्यों रहे हैं इस काम को। ठीक है, इसको फॉलो करना अपनी लाइफ में। तो जो चीजें होती है ना, जो हमारी पढ़ाई होती है, वो हमेशा हमें रियल लाइफ से जोड़ती है, हमारी खुद की लाइफ से जोड़ती है, बस जोड़ने की जरूरत है। पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप जानिए कि पर्पस क्या है। Right, the SRS outlines the requirement that the software system must fulfill for successful development। आउटलाइन बताता है बड़ी बड़ी चीजें कि ये एक एजुकेशनल ऐप होगा या ये कोई चैटिंग ऐप होगा, ये सब आपको बताता है। इसी तरीके से अपनी जिंदगी में पूछ सकते हैं। आप कुछ काम करने जा रहे हैं, समझिए आप दारू पीने जा रहे हैं कहीं, तो फिर आप पूछें कि हम क्यों जा रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ट, राइट। ये आपको ब्लूप्रिंट देता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो जो बनेगा वो कैसे बनेगा, है ना, क्या करेगा वो। देन आपका स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का स्कोप क्या है, उसकी जितनी भी वर्किंग है वो कैसे होगी, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायरमेंट, स्कोप बता रहा है आपके डॉक्यूमेंट का। देन है आपका ओवरव्यू। आप उसमें पूरी समरी डालेंगे, आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो, उसका रिव्यू क्या है, वो ठीक है या नहीं, और उसको कितनी रेटिंग्स मिल सकती हैं, अनुमान लगाएंगे, राइट। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स पर्पस एंड फीचर्स। देन आपका जनरल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन डाला जाएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसके यूजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब आपके जनरल डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मतलब कि पूरा ढंग से लिखा जाता है कि ये क्या बन रहा है। explains why the product is important and highlights features relevant to the user community। उसकी इंपॉर्टेंस बताता है, उसके फीचर्स बताता है जो कि जानने जरूरी है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फिर आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, है ना, ये भी डालने जरूरी है कि क्या करेगा वो। स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। रैंक्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, details data inputs, units of measure and valid input ranges for each requirement। ठीक है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट बता रहा है, मैंने आपको बताया ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ पे वो डाला जाता है। फिर आपकी इंटरफेस रिक्वायरमेंट, right, describes how the software communicates with other programs or users, shared memory, data stream, कि वो दूसरे लोगों से किस तरीके से कम्युनिकेट होगा, यहाँ पर वो डाला जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, फिर आप इसको बोल सकते हैं कि इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट explains how the software perform desired functions under specific conditions, includes details on required time, memory, मैक्सिमम एरर रेट, ये सब इसमें बताया जाता है कि इसमें एरर कितना हो सकता है, किसी काम को करने में कितना, इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आ जाता है। तो जितने भी मैंने आपको ये हेडिंग्स बताई हैं, जैसे कि आपका पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन आपका स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओवरव्यू, जनरल डिस्क्रिप्शंस, और आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और ये आपका इंटरफेस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ये सब जो भी है आप इनकी हेडिंग को ढंग से याद रखना। अंदर जो आपको लिखना है वो डिफाइन तो आप खुद भी कर सकते हो, इतना मुझे आप पे सब पे भरोसा है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं यूजेस क्या है एसआरएस के। डेवलपमेंट टीम रिक्वायर इट फॉर डेवलपिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, है ना भाई। अगर एसआरएस ही नहीं होगा आपके पास, आपको पता ही नहीं होगा आपको बनाना क्या है, तो फिर आप बना कैसे पाएंगे, ठीक है। टेस्ट प्लान्स आर जनरेटेड बाय टेस्टिंग ग्रुप बेस्ड ऑन द डिस्क्राइब एक्सटर्नल बिहेवियर, ठीक है। टेस्ट प्लान्स आप बनाएंगे, इसी के ऊपर तो टेस्ट प्लान बनाएंगे, राइट, कि जो काम है वो कर पा रहा है या नहीं। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट स्टाफ नीड टू बी अंडरस्टैंड व्हाट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सपोज टू डू, बिल्कुल। प्रोजेक्ट मैनेजर बेस देयर प्लान्स एंड एस्टिमेट द शेड्यूल एफर्ट एंड रिसोर्स ऑन इट, कि आपको रिक्वायरमेंट जब पता चल जाएगी आप तभी तो उसके ऊपर काम करेंगे कि हमें इसमें कितना पैसा लगाना है, कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो एसआरएस के ऊपर ही अपना सब काम, अपना सारा जितना भी मॉडल है वो डिफाइन करेगा अपने दिमाग में। कस्टमर रिलाई ऑन इट टू नो व्हाट प्रोडक्ट दे कैन एक्सपेक्ट, राइट। एसआरएस के ऊपर जो कस्टमर है वो रिलाई कर सकता है कि जो इसमें लिखा गया है उसी तरीके से मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा, राइट। तो ये उसके यूजेस हो गए। तो हम बात करते हैं आपके रिक्वायरमेंट करेक्टनेस की। करेक्टनेस रेफर्स टू वेदर अ प्रोग्राम और सिस्टम बिहेव्स एग्जैक्टली एज इंटेंडेड for all its use cases before software is even developed. Engineers create a list of specifications that the system must adhere to in order to achieve correctness. Without achieving this correctness, the system may be unsafe or incomplete, rendering it unsuitable for use. Right? तो correctness क्या होता है? जो चीजें हमने बताई हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी चीजें बन रही हैं या नहीं, राइट। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं बनती हैं तो फिर वो अनसेफ होगा, इनकम्प्लीट होगा और वो हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो रिक्वायरमेंट करेक्टनेस यही होती है कि जो हमारी चीजें हैं, जो हमने बनाया है, वो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा हमने सोचा था या नहीं। रिक्वायरमेंट करेक्टनेस में हम बस इतना सर्च करते हैं। देन है आपका हाउ टू अचीव करेक्टनेस। क्लियरली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और यूज केस, ड्राई रनिंग एल्गोरिथम एंड टेस्टिंग लॉजिक ऑन पेपर बिफोर कोडिंग, राइट। आप उसको, आपका जो प्रॉब्लम है उसको ढंग से डिफाइन करिए, फिर उसके ड्राई रनिंग एल्गोरिथम उसको पेन पेपर पे सॉल्व करके देखिए कि क्या ये सही है या नहीं। reusing existing code and components that have undergone rigorous testing, right। तो जो एग्जिस्टिंग कोड है, जो आपको पहले आपने कोड लिखा था और आपने टेस्ट कर रखा है, आप उसको यूज कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा से टेस्टिंग ना करनी पड़े, ठीक है। देन है आपका रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी refers to the absence of contradictions or conflicts between requirement within a software system। कंसिस्टेंसी वही नॉर्मल वर्ड में कि आप किस तरीके से अपने काम को करते जा रहे हैं, उसमें डिले तो नहीं हो रहा। अब डिले कब होगा? जब कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाएंगे, तो या जब आपके किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर सिस्टम में कॉन्ट्रडिक्शंस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो रिक्वायरमेंट के अंदर, तब आप उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, राइट। जब आपकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तब आप उसको रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इट एंश्योर दैट नो टू रिक्वायरमेंट क्लैश विद ईच अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दो रिक्वायरमेंट है वो आपस में क्लैश नहीं करेंगी, क्योंकि अगर दो रिक्वायरमेंट आपस में क्लैश करती हैं तो फिर आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, राइट। एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी हेल्प्स मेंटेन अ क्लियर एंड कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी, राइट। जब आप कंसिस्टेंसी को कर लेते हैं, स्टेब्लिश कर लेते हैं, तो आपका जो सिस्टम है आप उसको क्लियरली जान पाते हैं और उसको समझ पाते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज को, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंसी होती है। अब मेथड फॉर एंश्योरिंग रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंसी, रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस। आप उसको टाइमली रिव्यू करिए, जो बनवा रहा है उससे रिव्यू करिए, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे रिव्यू करवाइए। फिर आपका बडी चेक्स, जो आप लोग दो आपस में फ्रेंड्स हैं, दो काम कर रहे हैं, उनसे आपस में आप चेक करवाइए। टेस्ट केसेस बनवाइए, फॉर्मल मेथड्स करिए, है ना, फॉर्मल मेथड से चेक करवाइए। ये इस तरीके से आप उनको चेक कर सकते हैं, इसको रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंसी को। देन है आपका ये फोटो देख लो, इसमें ये लोग आपस में चेक करवा रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं। लोग बैठे हैं अच्छे से, ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, ये तो पीछे वाले तो ऐसे बैठे हैं, ये ऐसे बैठे हैं, बडीज हैं, ठीक है। देन है आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस। अब भाई आपका जो रिक्वायरमेंट दी है उसको कंप्लीट भी करना जरूरी है, तभी आपका सॉफ्टवेयर ठीक से। तो इट रेफर्स टू द क्वालिटी डिमांडेड फॉर द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड ईच इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, राइट। इसमें क्या होता है भैया कि आपने जितना भी आपका जो काम है करवाने वाला, आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीटली लिखिए, कुछ भी चीज मत छोड़िए, ठीक है। तभी आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट माना जाता है। आपके जो कस्टमर ने बताया, आप तुरंत के तुरंत उसे नोट डाउन करिए, है ना, उसको कंप्लीटली लिखिए, क्योंकि अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो जो आपका सॉफ्टवेयर बनेगा वो ठीक से नहीं बनेगा, है ना। सबसे पहली बात, वो जो कस्टमर है उसके नीड के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा तो वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटनेस होती है कि जितना भी बताया गया है कुछ ना छूटे, सब कुछ लिखा जाए।
अ कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी एस्पेक्ट्स टू सॉफ्टवेयर सिस्टम आर कैप्चर्ड। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जरूरी एस्पेक्ट्स हैं, वो सब कुछ डाले जाए उसमें, कुछ भी ना छोड़ा जाए। दिस इज नोन एज रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हम एक भी चीज नहीं छोड़ सकते हैं, एक भी नीड नहीं छोड़ सकते हैं, एक भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं छोड़ सकते, सब कुछ लिखना होता है किसी भी एसआरएस में, राइट। देन है ये आपका फोटो, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये चीजें इसमें होनी चाहिए, ये चीजें इसमें होनी चाहिए। तो यही आपका जो यूनिट है वो खत्म होता है। तो आप ढंग से पढ़ना, समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगी। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड योर्स।